नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए हुई सभी तैयारियों को लेकर बैठक की, जहां इस बैठक में गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। सीएम ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। साथ ही कोविड से संबंधित सभी चिकित्सा इलाज संसाधनों जैसे वेंटिलेटर बेड, ऑक्सीजन युक्त बेड्स, आईसीयू बेड्स, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर की उपलब्धता, रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ और भी सभी व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली और जो भी काम अब तक पूरे नहीं हुए उनको जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए गए। ओपी शर्मा हमारे साथ हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। ओपी, सीएम मनोहर लाल ने ये जो बैठक ली, स्वास्थ्य विभाग के तमाम आला अधिकारियों की मौजूदगी में जो चर्चा हुई, क्या कुछ निष्कर्ष इस बैठक के बाद निकलकर सामने आया? देखिए शिल्पा, अगर आज की मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कोविड की जो बैठक की बात करें तो इस बैठक में जो है कोरोना की जो तीसरी संभावित लहर है और इसमें जो बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ने की बात जो कही जा रही है उसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बच्चों के हिसाब से पीडियाट्रिक जो है नियमों को और जितने भी वेंटिलेटर है वो बच्चों के हिसाब से किया जाए और बच्चों के कोरोना के लिए जिस तरह की जो दवाएं हैं उनका जो ट्रीटमेंट जो इलाज में जरूरत पड़ेगी उन सभी को लिया जाए और उनके हिसाब से ही जो है वार्ड बनाए जाए और वेंटिलेटर वगैरह के जो सांस लेने के लिए वेंटिलेटर जो होते हैं वो सब बच्चों के हिसाब से देख के बाकायदा पूरे वार्ड को जो है एक स्कूल की तरह क्लासरूम की तरह डिजाइन किया जाए ताकि बच्चों को वहां पर रहने में किसी तरह की दिक्कत ना हो। क्योंकि कोविड की लहर में अगर बच्चों पर ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा तो बच्चों के साथ उनके अभिभावकों में से भी एक आदमी कोई ना कोई रहेगा, क्योंकि बच्चा अकेले में रह नहीं सकेगा। तो ये तमाम तरह की बातें मुख्यमंत्री ने आज निर्देश दिए। इसके अलावा तीसरी लहर को देखते हुए उन्होंने सभी जो स्वास्थ्य का जो ढांचा है उसको भी मजबूत करने के लिए कहा गया। सभी अस्पतालों में जो भी वेंटिलेटर, ऑक्सीजन बेड। ऐसे में ओपी, कंसर्न पॉइंट यहाँ पर ये रेस हो रहा है कि दूसरी लहर से पहले भी सरकार की तरफ से, तमाम सरकारी नुमाइंदों की तरफ से बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे, तैयारियां पुख्ता होने की बात कही गई थी, लेकिन जब दूसरी लहर आई तो हकीकत पोल सब खुल गई। ऐसे में कहीं तीसरी लहर के समय ऐसा ना हो, इसको लेकर क्या कुछ खास इंतजामात और ये जो तैयारियां की जा रही है, जो तमाम ये आंकड़े और दावे पेश किए जा रहे हैं, क्या वो धरातल पर भी नजर आ रहे हैं? देखिए शिल्पा, आपकी बात बिल्कुल सही है कि जब हमारे देश में पहली बार कोरोना की जब दस्तक दी थी तो बिल्कुल भी सुविधाएं नहीं थी। उस वक्त ले दे के पुणे की एक लेबोरेटरी में ही कोरोना की टेस्टिंग होती थी। अगर आज हरियाणा की बात करें तो 15 ऐसी लैब है जहाँ पे कोरोना की चेकिंग होती है। और अगर हरियाणा की बात करें टेस्टिंग की तो 1 लाख गवर्नमेंट और प्राइवेट जितनी भी लैब्स हैं उनकी कैपेसिटी है। तो देखिए वक्त के अनुसार विस्तार हुआ है, लेकिन ये बात सच्चाई है कि कोरोना की दूसरी लहर में जब पीक पर पूरा देश या हरियाणा या बाकी राज्य पहुंचे थे तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की जो है एक लचर व्यवस्था दिखी थी। सरकार जो है वो फेल दिखे थे। लेकिन अब जिस तरीके से सरकारें जो अरेंजमेंट कर रही है उससे लगता है कि सरकार शायद सजग है, क्योंकि जनता को जवाबदेही देनी पड़ेगी। क्योंकि पहली लहर में आपको पता नहीं था क्या करना है, लेकिन दूसरी लहर में आपको पता था कि क्या करना है, लेकिन आप कर नहीं पाए। चलो इसको भी एक मान के छोड़ा जाता है, लेकिन तीसरी बार अगर यही गलती होती है तो शायद जनता माफ नहीं करेगी और इसकी एंटी इनकम्बेंसी पब्लिक नहीं लेगी। और अब अगर मैं सिर्फ हरियाणा की बताऊं तो हरियाणा में करीबन ठीक है कि ऑक्सीजन की कमी बाकी राज्यों की तरह हरियाणा में भी हुई थी, सरकार भी नाकाम थी, अरेंजमेंट नहीं कर पाई थी। हालांकि इसके बाद सरकार ने जो कोशिश की, कुछ ही दिन बाद जो है ऑक्सीजन की व्यवस्था बहाल हो गई थी, लेकिन तब तक शायद बहुत सारे लोग अपनों को खो चुके थे। लेकिन अब अगर हरियाणा की बात करें तो इस वक्त हरियाणा में करीबन 44 ऑक्सीजन प्लांट्स जो हैं उन पर तेजी से काम चल रहा है और करीबन 10 से 12 ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू हो गए हैं। सभी सामान्य अस्पतालों में जो है ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, जहां पर अगर ऑक्सीजन ठीक है। तो ये तमाम फिलहाल तो ये जो दावे किए जा रहे हैं, उम्मीद ही की जा सकती है कि जरूरत के समय ये दावे खोखले साबित ना हो। चलिए ओपी, आप हमारे साथ बने रहें, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। एक तरफ दिल्ली में नवजोत सिंह सिद्धू पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने समर्थक नेताओं, विधायकों को फार्म हाउस पर लंच के लिए बुलाया, जहां लंच डिप्लोमेसी के तहत कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस नेताओं से बातचीत करते दिखे और पंजाब में साल 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई।
ओपी शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनके पास जाते हुए। ओपी, सीएम कैप्टन की ये किस तरह की लंच डिप्लोमेसी है और किस हद तक कारगर साबित होती हुई नजर आ रही है? शिल्पा, अगर हम पंजाब की डिप्लोमेसी की बात करें तो इस वक्त पंजाब में जो है वो भारी गुटबाजी से जो है वो 2-4 हो रहा है। नवजोत सिंह सिद्धू वर्सेस सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की एक जंग चल रही है। इसके अलावा बाकी जो पार्टी के सांसद या विधायक हैं वो भी कहीं ना कहीं मोर्चा खोले हुए हैं। जो नवजोत सिंह सिद्धू में दिल्ली में आला कमान से कल मिल चुके राहुल और प्रियंका गांधी से उनके मिलने की जो है बातें सामने आ रही हैं। इसी बीच आज डिप्लोमेसी करके कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी ताकत का इजहार किया है कि भले ही आला कमान में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी कैश रखते हों, लेकिन पार्टी के जितने भी विधायक है, वरिष्ठ नेता है, वो उनके साथ हैं। तो उसी के तहत आज डिप्लोमेसी दी थी और इस बैठक में आगामी चुनाव के चलते जो है सीधे तौर पे तो बात नहीं हुई है, लेकिन सभी विधायकों से उनके हलकों की जरूरतें, दिक्कतें, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब पर जो जाना गया है और आश्वासन भी दिया गया है कि उनको ऊपर जल्द से जल्द उनका समाधान किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर इस वक्त पंजाब में 2 मोर्चों पे जूझ रहे हैं। एक तो पार्टी फ्रंट पे, दूसरा विपक्ष के निशाने पर भी हैं, क्योंकि पिछले दिनों यही सवाल तो वाजिब इस समय नजर आ रहा है ना ओपी, कि अगर अपनी ही अंदरूनी कलह के चलते उलझन में रहेंगे, पशुपेश में रहेंगे, तो तैयारियों पर ध्यान कैसे देंगे, विपक्षियों की वार कैसे झेल पाएंगे और 2022 में मजबूती के साथ कैसे खड़े हो पाएंगे? देखिए, अगर हम बात करें जब अपने ही निशाना साधते हैं तो हालात काफी कमजोर जो है दिक्कत हो जाते हैं, क्योंकि सरकार को हमेशा एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है। विपक्ष के निशाने पे भी सरकार है, पार्टी के लोगों के निशाने पे भी सरकार है। तो कैप्टन अमरिंदर की चिंताएं तो बड़ी हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इन पूरी बातों को मेकअप करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि कांग्रेस आला कमान किस तरीके से जो पार्टी के में जितने भी ये बागी गुट जो धीरे धीरे उभर रहा है, इनका गुस्सा उभर रहा है, इसको जो वो कैसे पार पाते हैं, ये सब देखने वाली बात है। क्योंकि अगर जल्द से जल्द हाईकमान पार्टी के अंदरूनी मतभेदों पर रोक नहीं लगा पाए तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से बेअदबी कांड में हाईकोर्ट ने अमरिंदर सरकार की बनाई गई एसआईटी को खारिज करके नहीं है, इस एसआईटी का गठन के आदेश दिए, तो उसके बाद से कहीं ना कहीं लोगों में जो है कैप्टन सरकार के खिलाफ भी गुस्सा है। अगर कैप्टन सरकार अपने कार्यकाल के दौरान बेअदबी के मामलों में इंसाफ नहीं कर पाई है तो शायद कांग्रेस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखने वाली बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी आला कमान इस पूरे मामले को ठंडा करने के लिए या हालातों को नियंत्रण करने के लिए किस तरीके से रणनीति बनाती है, क्या रणनीति अपनाती है, 1-2 दिन में हो जाएगा। ठीक है शर्मा, आप हमारे साथ बने रहे, आगे भी आपसे बातचीत जारी रखेंगे। वहीं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश चौटाला 2 जुलाई को सुबह 9:30 बजे अपनी रिहाई के लिए तिहाड़ जेल में पहुंचेंगे, जहां इनेलो के प्रदेशाध्यक्ष नफे सिंह राठी ने कहा इनेलो सुप्रीमो जेल में पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी करके रिहाई के फॉर्म पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसके बाद सुबह 10 बजे तिहाड़ जेल से प्रस्थान करेंगे। इस दौरान उनके पोते कर्ण चौटाला उनके साथ मौजूद रहेंगे। तिहाड़ जेल से रिहाई के बाद इनेलो सुप्रीमो गुरुग्राम के अपने आवास के लिए फिर रवाना हो जाएंगे। पूरे हरियाणा से हजारों की संख्या में इनेलो पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेता का स्वागत करने के लिए दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर भी पहुंचेंगे, सारी तैयारियों के साथ। ओपी शर्मा हमारे साथ संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। ओपी, तिहाड़ जेल से ऑलमोस्ट उनकी रिहाई हो ही गई है, बस कागजी कार्रवाई पूरी करनी है और इसी के मद्देनजर 2 जुलाई को जब सुबह 9:30 बजे वो वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह की तस्वीर की संभावना जताई जा रही, क्योंकि कहा जा रहा है बड़ी संख्या में उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता भी वहां पर उपस्थित होंगे। अगर हम बात करें कल मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की जो है आधिकारिक तौर पर रिहाई हो जाएगी, हालांकि वो जो है कोरोना के सबसे पहले ही बाहर से लेकर कल वो तिहाड़ जेल में रिहाई को इंडियन नेशनल लोकदल ने एक बड़े जश्न के तौर पर मनाने का फैसला किया। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ओपी शर्मा इस पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।